हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आज के जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अंतिम में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जल्द ही हम सोच रहे हैं कि जो एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे उसको भी लेके आते हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन स्तर का ज़रूर है आपका पेपर, लेकिन 11वीं 12वीं के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। बीच में कई बच्चों ने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेके आना का था, इसलिए देखिए क्वेश्चंस कभी तो आपके बुक से प्रिपेयर किए जाते हैं और कभी क्या होता है जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए यूरोकॉर्डिडा, तो उसको जैसे जब समय नहीं होता, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो फिर मैं उसको चैट जीपीटी में डालता हूँ कि इसके बेसिक मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखिए यूरोकॉर्डिडा ऐसा तो टॉपिक है नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में जाओगे या फिर मध्य प्रदेश में जाओगे तो उसके जो कंसेप्ट है वो बदल जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल चीज़ है वो आपके सेम रहेगी, चाहे उसको हम इंटरनेट से पढ़ें या फिर आप बुक से पढ़ें। लेकिन बुक रिलायबल इसलिए होती है, इंटरनेट कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा भी होगा आपने, ठीक है। लेकिन अभी बुक के सोर्स आउट ऑफ स्टेशन में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो वाईसीटी की बुक के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है। कभी कभी तो बुक में भी मिस प्रिंट मिल जाता है, लेकिन हम उसको अच्छे से क्रॉस चेक करके करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं दिन में 7-8 घंटे बिजी रहता हूँ, उसके बाद भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम is used to join the ओकाजाकी फ्रेगमेंट synthesized during डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति के दौरान संश्लेषित ओकाजाकी टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज का, हेलिकेज का, डीएनए लाइगेज का या फिर प्राइमेज का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लाइगेज का, ठीक है। During DNA replication on the lagging strands, short segments called Okazaki fragment are formed. DNA ligase seals the nicks between these fragments by forming phosphodiester bonds. तो जो डीएनए प्रतिकृति के दौरान होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाजाकी टुकड़े बनते हैं, ठीक है। और डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर इन टुकड़ों के बीच के अंतराल को क्या कर देता है, भर देता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर ये जो आपके ओकाजाकी टुकड़े बने थे इनके बीच में जो अंतराल बन जाता है उसको क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। और ये जो लैगिंग स्टैंड पर ओकाजाकी टुकड़े बनते हैं ये कब होते हैं, ये आपके डीएनए प्रतिकृति के दौरान होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रमोटर सीक्वेंस इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रतिलेखन इकाई में प्रमोटर अनुक्रम का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करना। टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, प्रतिलेखन प्रक्रिया को समाप्त करना। टू कोड फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन के लिए कोड करना। या फिर टू जॉइन एक्सॉन्स टुगेदर, एक्सॉन्स के साथ जोड़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करना, ठीक है। The promoter is a DNA sequence located upstream of the coding region that provides a recognized binding site for RNA polymerase to initiate transcription. जो प्रमोटर का कोडिंग क्षेत्र होता है वो ऊपर स्थित एक डीएनए अनुक्रम है, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रतिलेखन रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए एक मान्यता प्राप्त बाइंडिंग साइट प्रदान करता है, ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस डेट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA कॉल्ड। यूकैरियोटिक हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए के प्रसंस्करण के दौरान हटाए जाने वाले गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? कोडोन, इंट्रोन्स, एक्सॉन्स या फिर सिस्टोन्स। तो इनको हम कहते हैं इंट्रोन्स, ठीक है। Introns are intervening non-coding sequences in split genes that are removed by splicing
ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाइल एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। स्प्लिट जीनों में इंट्रॉन मध्यवर्ती गैर कोडिंग अनुक्रम हैं जिन्हें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधन के दौरान स्लिपिंग द्वारा हटा दिया जाता है, जबकि एक्सॉन व्यक्त किए जाने वाले अनुक्रम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड मीन्स डेट अ सिंगल अमीनो एसिड इज कोडेड बाई मोर देन वन कोडोन। आनुवंशिक कोड की किस विशेषता का अर्थ है कि एक ही अमीनो एसिड का एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होता है। यह प्रश्न हमने पहले भी दिया था, तो कौन सा है फिर? ऑप्शन है आपके यूनिवर्सल, कंटिन्यूस, नॉन एम्बाइगस या फिर डीजनरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेसी और रिडंडेंसी of the genetic code means that most amino acids except methionine and tryptophan are specified by multiple codons। आनुवंशिक कोड की डीजनरेसी जो अपक्षयता का अर्थ है कि जो अधिकांश अमीनो एसिड है जैसे मैथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को छोड़कर कई कोडोन द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, In the lag operon model, what acts as the inducer that turns on the operon? लैग ओपेरॉन मॉडल में ओपेरॉन को चालू करने वाले इंड्यूसर प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? लैक्टोस और एलोलैक्टोस, ग्लूकोज, रिप्रेसर प्रोटीन या फिर गैलेक्टोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस स्पेसिफिकली इट्स आइसोमर एलोलैक्टोस act as an inducer by binding to the repressor protein, inactivating it and allowing transcription of the operon। लैक्टोज विशेष रूप से इसका आइसोमर एलोलैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन से बंधकर एक इंड्यूसर के रूप में कार्य करता है, इसे निष्क्रिय करता है और ओपेरॉन के प्रतिलेखन की अनुमति देता है। ठीक है, तो आपको लैक्टोज का कार्य भी पता चला होगा कि क्या करता है, वो रिप्रेशर प्रोटीन से बंधकर एक इंड्यूसर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसे निष्क्रिय करता है और ओपेरॉन के प्रतिलेखन की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इन यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन की प्राथमिक भूमिका क्या है? टू एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, प्रतिलेखन कारकों के रूप में कार्य करना। टू सिंथेसाइज प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अनुवाद के दौरान प्रोटीन का संश्लेषण करना। टू पैकेज एंड ऑर्गेनाइज डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए को न्यूक्लियोसोम नामक संरचनात्मक इकाइयों में पैक और व्यवस्थित करना। या टू रेप्लिकेट डीएनए, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू पैकेज एंड ऑर्गेनाइज डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए को न्यूक्लियोसोम नामक संरचनात्मक इकाइयों में पैक और व्यवस्थित करना। ठीक है, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन that bind to negatively charged DNA, helping pack long DNA molecules into compact nucleosomes। हिस्टोन सकारात्मक रूप से कैसे होते हैं? चार्ज किए गए प्रोटीन है। ठीक है, जो बुनियादी अमीनो एसिड है जैसे लाइसिन और आर्जिनिन में समृद्ध होते हैं, जो नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए डीएनए से बनते हैं, जिससे क्या होता है आपका कि जो लंबे डीएनए अणु हैं उनका कॉम्पैक्ट न्यूक्लियोसोम में पैक करने में क्या करता है? ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक में विशिष्ट पहचान स्थलों पर डीएनए अणुओं को काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेजेस आर मॉलिक्यूलर सीजर दैट इंस्पेक्ट डीएनए सीक्वेंसेस एंड कट देम एट ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लेज आणविक कैंची है। ठीक है, तो आणविक कैंची कौन है करके भी पूछा जाता है, जो डीएनए अनुक्रमों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें विशिष्ट पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए अणुओं का पता लगाने के लिए विशेष रूप से किस ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग या फिर नदर्न ब्लॉटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन। तो जो आपका सदर्न ब्लॉटिंग है वो आपके डीएनए के लिए है, आरएनए के लिए आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपका प्रोटीन के लिए है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आरएनए अणुओं का पता लगाने के लिए तो आपके लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगी, और अगर डीएनए अणुओं का पता लगाएंगे तो साउदर्न ब्लॉटिंग होगी, प्रोटीन के अणुओं का पता लगाएंगे तो क्या होगी आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका What are the 3 main sequential steps involved in each cycle of polymerase chain reaction? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रत्येक चक्र में शामिल 3 मुख्य क्रमिक चरण क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, डीनेचरिंग, एनेलिंग, एक्सटेंशन, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, क्लीवेज, लाइगेशन या फिर एम्प्लीफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है। PCR cycle consists of high temperature denaturation of DNA, lower temperature primer annealing and optimal temperature extension by DNA polymerase। जो PCR चक्रों में उच्च तापमान पर DNA का विकृतीकरण और कम तापमान पर प्राइमर एनिलिंग और DNA पॉलीमरेज द्वारा इष्टतम तापमान एक्सटेंशन शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज DNA फिंगरप्रिंटिंग प्राइमरी टारगेट इन द ह्यूमन जीनोम टू एस्टेब्लिश इंडिविजुअल आइडेंटिटी। व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुख्य रूप से मानव जीनोम में किसे लक्षित करती है? ए VNTRS वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, बी कोडिंग एक्सॉन्स, सी राइबोसोमल आरएनए जीन्स, डी माइटोकॉन्ड्रियल टीआरएनए जीन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए VNTRS वेंट्रल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है। VNTR आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स दैट शो हाई पॉलीमॉर्फिज्म अमंग इंडिविजुअल्स मेकिंग देम आइडियल मार्कर्स फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। VNTRS छोटे न्यूक्लियोटाइड रिपीट है जो व्यक्तियों के बीच उच्च बहुरूपता दिखाते हैं जिससे वे डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आदर्श मार्कर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड आर मेटेड फॉर सेवरल जनरेशन। जब एक ही नस्ल के निकट संबंधी व्यक्तियों का कई पीढ़ियों तक मिलन कराया जाता है तो उस शब्द का क्या उपयोग किया जाता है? आउटक्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इनब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनब्रीडिंग। ठीक है। इनब्रीडिंग इन्वॉल्व्स मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम breed for 4 to 6 generation. It increases homozygosity but can lead to inbreeding depression। जो इनब्रीडिंग होती है इसमें 4 से 6 पीढ़ियों के लिए एक ही नस्ल के जानवरों के बीच मिलन शामिल है। यह समरूपता को बढ़ाता है लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण भी बनता है। ठीक है, बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इंस्टीट्यूट प्लेड अ पायनियर रोल इन डेवलपिंग सेमी डॉर्फ व्हीट एंड राइस वेराइटीज़ ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के दौरान अर्धबोहनी गेहूं और चावल की किस्में विकसित करने में किस संस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ये है आपके ऑप्शन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC बेंगलुरु, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। IARI न्यू दिल्ली along with other agriculture university spearheaded research that introduced high yielding wheat and rice varieties to India। IARI नई दिल्ली ने अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर उस शोध का नेतृत्व किया है जिसने भारत में उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्में पेश की हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, which regulatory sequences increase the rate of transcription of a gene and can be located far away from gene either upstream or downstream? कौन से नियामक अनुक्रम किसी जीन के प्रतिलेखन की दर को बढ़ाते हैं और जीन से बहुत दूर ऊपर या नीचे स्थित हो सकते हैं? प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स, एनहांसर्स या फिर टर्मिनेटर्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनहांसर्स। ठीक है, enhancers are regulatory DNA elements that boost transcription rates regardless of their orientation and large distance from the target genes by DNA looping। एनहांसर नियामक डीएनए तत्व है जो डीएनए लूपिंग द्वारा लक्ष्य जीन से उनके अभिविन्यास और बड़ी दूरी की प्रवाह किए बिना प्रतिलेखन दरों को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन? कुल मानव जीनोम का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है? लेस देन 2%, अबाउट 20%, अबाउट 50% या नियरली 99%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2%। सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट रिवील्ड दैट लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज एंड रिपीटेटिव डीएनए। अनुक्रमण परियोजनाओं से पता चला कि मानव जीनोम का 2% से कम हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी में गैर कोडिंग अनुक्रम और दोहराव वाला डीएनए शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशंस रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन और डिलीशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड बेस शिफ्टिंग द रीडिंग फ्रेम ऑफ द जेनेटिक मैसेज? एक न्यूक्लियोटाइड आधार के जुड़ने या हटने से किस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जो आनुवंशिक संदेश के पठन फ्रेम को बदल देता है? साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या फिर मिसेंस म्यूटेशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Insertion or deletion of nucleotides not in multiples of 3 causes a frame shift mutation, completely altering the downstream amino acid sequence। 3 के गुणकों में नहीं होने वाले न्यूक्लियोटाइड के प्रवेश या विलोपन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है जो डाउनस्ट्रीम अमीनो एसिड अनुक्रम को पूरी तरह से बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, Which enzyme is used in PCR to synthesize new DNA strands and is obtained from a thermophilic bacterium? नए DNA स्ट्रैंड को संश्लेषित करने के लिए PCR में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है और इसे किस थर्मोफिलिक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? टैग पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, RNA पॉलीमरेज फ्रॉम इकोलाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फ्रॉम रेट्रोवायरस या DNA लाइगेज फॉर्म T4 फेज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैग पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, जो आपका टैग पॉलीमरेज है इज हीटेड, स्टेबल एंड आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, अलाउिंग इट टू सर्वाइव द हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग PCR डीनेचुरेशन स्टेप्स। टैग पॉलीमरेज एक ताप स्थिर है और इसे थर्मस एक्वाटिकस से अलग किया जाता है जिससे यह PCR विकृतीकरण चरणों के दौरान आवश्यक उच्च तापमान से बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेक्टर्स इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? पुनर्संयोजित DNA तकनीक में वेक्टर वाहक की क्या भूमिका है? टू कट फॉरेन DNA, विदेशी DNA को काटना। टू डिग्रेड होस्ट सेल RNA, होस्ट सेल RNA को नीचे दिखाना। टू कैरी अ फॉरेन DNA फ्रेगमेंट इनटू अ होस्ट सेल, एक विदेशी DNA टुकड़े को होस्ट सेल में ले जाना। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है, टू स्टेन DNA बैंड्स ऑन अ जेल, जेल पर DNA बैंड को रंगना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू कैरी अ फॉरेन DNA फ्रेगमेंट इनटू अ होस्ट सेल। ठीक है, वेक्टर्स सच एज प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेज एक्ट एज व्हीकल्स टू ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू अ सूटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर क्लोनिंग और एक्सप्रेशन। वेक्टर जैसे जो आपके प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैं क्लोनिंग या अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होस्ट जीव में पुनर्संयोजित DNA को स्थानांतरित करने के लिए वाहन के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में निम्नलिखित में से किसे जेल से झिल्ली में स्थानांतरित किया जाता है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोटीन सेपरेटेड वाया जेल electrophoresis by transferring them onto a membrane and probing with antibodies। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है आपकी जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से अलग किए गए जो विशिष्ट प्रोटीन है उसकी एक झिल्ली में स्थानांतरित करके और एंटीबॉडी के साथ जांच करके पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सिस्ट्रॉन का वर्णन करता है? अ रेगुलेटरी प्रोटीन, एक नियामक प्रोटीन। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करने वाला डीएनए का एक खंड। अ नॉन कोडिंग इंट्रॉन सीक्वेंस, एक गैर कोडिंग इंट्रॉन अनुक्रम। अ स्टार्ट कोडोन सीक्वेंस, अ स्टार्ट कोडोन सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अ सिस्टोन इज फंक्शनली इक्विवेलेंट टू अ जीन रिप्रेजेंटिंग अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाइज द सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक सिस्टोन कार्यात्मक रूप से एक जीन के बराबर है जो डीएनए के एक खंड का प्रतिनिधित्व करता है जो एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, What happens to the lac operon when lactose is added to the medium of bacteria? जब बैक्टीरिया के माध्यम में लैक्टोज मिलाया जाता है तो लैक ओपेरॉन क्या होता है? द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ, ओपेरॉन बंद हो जाता है। द रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, रिप्रेशर ऑपरेटर से बंध जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इज डिस्ट्रॉयड, आरएनए पॉलीमरेज नष्ट हो जाता है। द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, ओपेरॉन चालू हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। ठीक है, तो जब भी हम बैक्टीरिया के माध्यम में लैक्टोज मिलाया जाता है तो लैक ओपेरॉन क्या हो जाता है आपका? चालू हो जाता है। ठीक है, और उसमें प्रतिलेखन होता है। लैक्टोज बाइंड्स टू द एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन inactivating it and preventing it from binding to the operator which switches the operon on। लैक्टोज सक्रिय रिप्रेशर प्रोटीन से बच जाता है, इसे निष्क्रिय करता है और इसे ऑपरेटर से बंधने से रोकता है जिससे ऑपरेन क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ आउट क्रॉसिंग इन एनिमल ब्रीडिंग। पशु प्रजनन में आउट क्रॉसिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? इट हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बाय मेटिंग अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। यह एक ही नस्ल के असंबंधित जानवरों का मिलन कराकर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। इट इंक्रीजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इट स्टॉप्स मिल्क प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी है आपका, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू स्पीसीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Outcrossing is the mating of animals of the same breed that have no common ancestor for up to 4-6 generation, which helps restore fertility and yield lost due to inbreeding depression। जब आउटक्रॉसिंग एक ही नस्ल के जानवरों का मिलन है तो इनके 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई सामान्य पूर्वज नहीं होते हैं। ठीक है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण खोई हुई उर्वरता और उपज को बहाल करने में क्या करता है? मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो। इन विट्रो में रुचि के एक विशिष्ट जीन को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जीन मैपिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या फिर ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR is a powerful molecular biology technique used to generate millions of copies of a specific DNA segment in a short time। PCR एक शक्तिशाली आणविक जीव विज्ञान तकनीक है जिसका उपयोग कम समय में विशिष्ट DNA खंड की लाखों प्रतियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स? प्रतिबंध एंजाइमों द्वारा चिपचिपे सिरों का उत्पादन करने की क्या भूमिका है? दे डिस्ट्रॉय प्लाज्मिड वेक्टर्स, वे प्लाज्मिड वेक्टर को नष्ट करते हैं। दे प्रिवेंट एनी लिगेशन, वे किसी भी लाइगेशन को रोकते हैं। They form hydrogen bonds with complementary cut ends facilitating easy joining by DNA ligase। वे पूरे कटे हुए सिरों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिससे DNA ligase द्वारा आसानी से जुड़ने में सुविधा होती है। They make DNA degradation faster, वे DNA क्षय को तेज बनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ कॉम्प्लीमेंट्री कट एंड्स facilitating easy joining by DNA ligase। Sticky ends have single-stranded overhangs that can base pair with complementary overhangs on another DNA molecules cut by the same enzyme, enhancing ligation efficiency। चिपचिपे सिरों में जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग होते हैं जो एक ही एंजाइम द्वारा काटे गए दूसरे डीएनए अणु पर पूरक ओवरहैंग के साथ आधार जोड़ बना सकते हैं, जिससे लाइगेशन दक्षता क्या हो जाती है, आपकी जो लाइगेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द मेंट बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग? उत्परिवर्तन प्रजनन से क्या तात्पर्य है? क्रॉसिंग टू डिफरेंट एनिमल्स ब्रीड, दो अलग अलग पशुओं नस्लों को पार करना, ठीक है। रिमूविंग ऑल म्यूटेशंस फ्रॉम अ जीनोम, जीनोम से सभी उत्परिवर्तनों को हटाना। ब्रीडिंग प्लांट्स नेचुरली विदाउट इंटरफेरेंस, बिना हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से पौधे उगाना। इंड्यूसिंग म्यूटेशंस आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल्स और रेडिएशंस टू डेवलप डिज़ायरेबल ट्रेट्स, वांछित लक्षणों को विकसित करने के लिए रसायनों या विकिरणों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग सीड्स और प्लांट टिश्यूज टू म्यूटेजेंस लाइक गामा रेज और केमिकल्स टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड सेलेक्ट फॉर बेनिफिशियल ट्रेट्स लाइक डिसीज रेजिस्टेंस। उत्परिवर्तन प्रजनन में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता पैदा करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे लाभकारी लक्षणों का चयन करने के लिए बीजों या पादप ऊतकों को म्यूटाजन कहते हैं, जैसे गामा किरणें या रसायन के संपर्क में लाना शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन व्हाट डज डीएनए मिथाइलेशन टिपिकली रिजल्ट इन? जीन अभिव्यक्ति विनिमय में डीएनए मिथाइलेशन के परिणाम स्वरूप आमतौर पर क्या होता है? डाउन रेगुलेशन और साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का दमन या शांत होना। अप रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन का ऊपर की ओर नियमन। इंक्रीज्ड ट्रांसलेशन रेट, अनुवाद दर में वृद्धि। या फिर इमीडिएट डिग्रेडेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का तत्काल क्षरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन रेगुलेशन और साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। Methylation of cytosine base in DNA often at CpG island changes chromatin structure into a compact inactive form, thereby repressing or silencing gene transcription। DNA में साइटोसिन आधारों का मिथाइलेशन अक्सर CpG द्वीपों पर क्रोमेटिन संरचना को एक कॉम्पैक्ट निष्क्रिय रूप में बदल देता है, जिससे जीन प्रतिलेखन का दमन या शांत होना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? आणविक जीव विज्ञान में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कार्य क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का अनुवाद। सिंथेसिस ऑफ सीडीएनए यूजिंग एन आरएनए टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट का उपयोग करके सीडीएनए का संश्लेषण। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए का प्रतिलेखन। रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल जो आपका हेलिक्स होता है, ठीक है, वाले डीएनए की प्रतिकृति। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ सीडीएनए यूजिंग एन आरएनए टेम्पलेट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेज एन आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA, एन असेंशियल प्रोसेस यूज्ड इन क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन्स।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पूरक डीएनए को संश्लेषित करने के लिए एक आरएनए टेम्पलेट का उपयोग करता है, जो यूकैरियोटिक जीनों की क्लोनिंग में उपयोग किए जाने वाली एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू प्लांट्स ऑफ द सेम वैरायटी और डिफरेंट वैरायटीज टू कंबाइन देयर ट्रेट्स। किस पादप प्रजनन तकनीक में उनके लक्षणों को संयोजित करने के लिए एक ही किस्म या अलग अलग किस्मों के दो पौधों को पार करना शामिल है? प्योर लाइन सिलेक्शन, माइक्रो प्रोपिगेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू द प्रोजेनी। हाइब्रिड वाइगर हेट्रोसिस, संकरण जो वांछित लक्षणों को संतति संकर शक्ति हेट्रोसिस में संयोजित करने के लिए आनुवंशिक रूप से असमान माता पिता को पार करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए की प्राथमिक भूमिका क्या है? टू एक्ट एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल ब्रिंगिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द एमआरएनए। एमआरएनए कोडोन में विशिष्ट अमीनो एसिड लाने वाले एक एडाप्टर अणु के रूप में कार्य करना। टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, नाभिक से राइबोसोम तक आनुवंशिक जानकारी को ले जाना। टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल कोर ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम के संरचनात्मक कोर का निर्माण करना। टू डिग्रेड अनवांटेड प्रोटीन्स, अवांछित प्रोटीन को नीचा दिखाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल ब्रिंगिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए एक्ट एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल डेट हैज, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न बना अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये आरएनए जो है आपका टीआरएनए वो किसकी तरह काम करता है? अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह। डेट हैज़ एन एंटी कोडोन लूप मैचिंग द एमआरएनए कोडोन एंड कैरीज द करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए एक अडाप्टर अणु के रूप में कार्य करता है जिसमें एमआरएनए कोडोन से मेल खाने वाला एंटी कोडोन लूप होता है और यह संबंधित अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज एन ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन किससे मिलकर बनता है? ओनली अ प्रमोटर, केवल एक प्रमोटर से। ओनली स्ट्रक्चरल जीन्स, केवल संरचनात्मक जीन से। अ प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन, एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर और नियामक जीन और संरचनात्मक जीन से। या फिर ओनली अ टर्मिनेटर सीक्वेंस, केवल एक टर्मिनल अनुक्रम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटरी जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। एन ओपेरॉन इज functioning unit of DNA containing a cluster of genes under the control of single promoter, operator and regulatory components। एक ओपेरॉन डीएनए की एक कामकाजी इकाई है जिसमें एक प्रमोटर, ऑपरेटर और नियामक घटकों के नियंत्रण में जीनों का एक समूह होता है। और अंतिम प्रश्न है, विच टेक्निक uses gel electrophoresis followed by transfer of separated DNA fragments to a nylon membrane and hybridization with radioactive probe। कौन सी तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके बाद अलग किए गए डीएनए टुकड़ों को नायलॉन झिल्ली में स्थानांतरित करने और रेडियोधर्मी जांच के साथ संकरण का उपयोग करती है? साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, ट्रांसफर टू अ मेम्ब्रेन एंड हाइब्रिडाइजेशन विथ अ लेबल्ड डीएनए आरएनए प्रोब टू डिटेक्ट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। साउदर्न ब्लॉटिंग में विशिष्ट अनुक्रमों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से डीएनए टुकड़ों का इलेक्ट्रोफोरेटिक पृथक्करण, झिल्ली में स्थानांतरण और लेबल किए गए डीएनए आरएनए जांच के साथ संकरण शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक दो बार। अगर एक दो प्रश्न यहाँ से फंसते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और हमने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, तो अच्छे से पढ़िएगा उसको। अभी तक हमने 1000+ क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे। पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो, आप सभी का सिलेक्शन हो, ये हम चाहते हैं। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ सारी जो अभी तक क्लासेस हुई है आपकी BJ एजुकेशन चैनल में, उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। यदि आप सारे PDF को अच्छे से लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उम्मीद है कि उसी में से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट वाइज ही पढ़ा है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, कोई भी मैंने आपका सिलेबस के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं लाया है। कुछ हमने पशुधन के क्वेश्चंस करे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमें पशुधन से रिलेटेड और प्रश्न करने चाहिए, लेकिन मैं पशुधन से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसके कमेंट में यही आता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो अंतिम में बस यही होगा कि जो परीक्षा होगी उसमें पशुधन से रिलेटेड इतने प्रश्न बनेंगे कि आपको लगेगा कि ये हमने करना चाहिए। क्योंकि मेन जो आपका परीक्षा का नाम है वही आपका पशुधन प्रसार अधिकारी है। बेशक आपका बायोलॉजी होगा, लेकिन पशुधन से रिलेटेड प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग तो बनने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका एनिमल हस्बेंड्री आपका बेसिक ही आपका पशुधन प्रसार अधिकारी बनोगे आप सभी, तो आपको पशुधन से तो प्रश्न पूछेगा। बेशक हमने करे हैं, काफ़ी प्रश्न करे हैं पशुधन से रिलेटेड भी, जैसे उसमें होने वाले रोग देखे हैं हमने, नस्लों के बारे में काफ़ी जानकारी ली है। आप लोगों से ये दरख्वास्त भी है कि आप जो 20th सेंसस है उसको भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी संख्या के बारे में भी पूछा जाता है, बेशक कम मात्रा में पूछा जाएगा बायोलॉजी वालों के लिए, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री करके अलग से जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनका ज़्यादा है वेटेज, तो उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यदि आप लोग भी उसको कवर कर लेते हैं तो आपके मन में भी ये द्वंद्व नहीं रहेगा कि हमने एक चीज़ छोड़ दी करके, ठीक है। तो हमारी ओर से यही सुझाव है कि आप पशुधन वाले कुछ प्रश्न भी कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप 3 से 4 घंटे अगर इस परीक्षा के लिए दे रहे हैं तो आप आधा घंटा पशुधन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है आप उसको मार्क कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म से प्रश्न बनते हैं तो आपको एंजियोस्पर्म अच्छे से होना चाहिए, कॉर्डेट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और कोई वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, तो उससे प्रश्न ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।